गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम लोग उत्तराखंड प्रवक्ता संवर्ग की स्कैनिंग परीक्षा से संबंधित जो परीक्षा के अकॉर्डिंग हम तैयारी कर रहे हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मुदाली आयोग, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये सिलेबस में दिया है तो डेफिनेटली है कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। आइए शुरुआत करते हैं। मुदाली आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसे कहा जाता है। दोस्तों, इससे पूर्व ये आयोग जो शिक्षा आयोग बने हैं, चाहे माध्यमिक शिक्षा आयोग हो या प्राथमिक शिक्षा आयोग हो, जितने भी आयोग सरकार द्वारा बनाए गए हैं या इसकी नींव रखी गई है, इनके पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। ये किस लिए पड़े हैं, पहले हमें ये जानना होगा कि शिक्षा आयोग का गठन क्यों किया गया भारत में, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये आयोग बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इनके पीछे का सच हम आज समझेंगे। इनकी बारीकी के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा जब भारत में हुकूमत की जा रही थी, तो हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है या शिक्षा व्यवस्था है, वो उतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ पर जो शासन, अंग्रेज लोगों का जो शासन था, उसमें हम लोगों को उतना पढ़ने का मौका, अवसर प्रदान नहीं दिया जाते थे और एक श्रमिक के तौर पे हमसे कार्य किया जाते थे। शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत कोसों पीछे थे। यदि मैं बात करूँ 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय तो भारत में शिक्षा गौण स्थिति में पहुंच चुकी थी। और जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसके बाद हमारे देश में 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ। ये आप सभी लोगों को पता है। तो जब संविधान लागू हुआ, तो संविधान के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण अधिकार या करें, इसको स्वीकारा गया कि हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था, अगर हम शासन व्यवस्था संचालित कर रहे हैं तो शिक्षा का होना अति आवश्यक है। क्योंकि यदि शासन व्यवस्था यदि हम संचालित कर रहे हैं, तो उसमें शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग होने जा रहा था। क्योंकि जब हम शिक्षित होंगे, तब जाके हम सरकार के को अच्छी तरीके से चला पाएंगे, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर ले पाएंगे। और सरकार के सामने एक नई समस्याएं उत्पन्न थी और चुनौतियां सरकार के सम्मुख से थी, जिसे शिक्षा को लेकर जो चुनौतियां थी, सरकार ने ये दायित्व स्वयं उठाया और जो राज्य सरकारों के साथ मिलकर इसका विभाजन किया। और इस चीज़ को स्वीकारा भी सरकार ने। जब हमारा देश में जब पहली सरकार का गठन हुआ, तो उसमें सरकार के सम्मुख ये चुनौतियां रही कि शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से पटरी में लाया जाए और सभी को शिक्षा प्रदान की जाए। और इस संबंध में जो केंद्र सरकार ने कुछ दायित्वों को बनाया, जो राज्य सरकार और जो राज्यों के मध्य उसको विभाजित कर दिया गया। और जब स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने ऐसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई, और जब ये समस्याएं समग्र शिक्षा प्रणाली के लिए क्या था, उसके पुनर्गठन के लिए एक चुनौती थी और उसको बनाना एक अत्यंत आवश्यक हो गया था। क्योंकि इस जो शिक्षा प्रणाली को बनाने का जो अवसर थे, उसको विस्तार करके राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करके इसको लागू करना था। और यदि मैं बात करूं दोस्तों, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य रहा, तो उसके अंतर्गत सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देना इसका उद्देश्य था। जिसके अंतर्गत हम, यदि मैं बात करूं, जो अनपढ़ हैं, अनपढ़ पढ़ जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं, जो साक्षर, उनको बनाना, और जो माध्यमिक क्षेत्र की अंतर्गत इन चीज़ों के अवसरों को बनाए रखना और शिक्षा की प्रारंभिक जो अवस्था है उसको क्या करना, बढ़ाने की क्षमता उत्पन्न करना। यदि मैं प्राथमिक शिक्षा की बात करूं, तो देश में सभी को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य तौर पर निःशुल्क कराए जाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया। उसके पश्चात
इसकी गुणवत्ता में सुधार लाया, माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार लाया। यदि मैं वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी शिक्षा के क्षेत्र को विस्तार करने का सरकार के सम्मुख चुनौतियां थी, और जो बालिकाओं को इसके अंतर्गत जोड़ा गया था, महिलाओं को, पिछड़े वर्ग को और अल्पसंख्यक को शिक्षा मुहैया कराने का मेन उद्देश्य था। साथ ही जो हमारी जो मातृभाषा है ना दोस्तों, और जो यदि मैं पूरे देश की मातृभाषा राष्ट्रभाषा को मजबूत करना इस शिक्षा का उद्देश्य था। और जैसे जैसे अनेक चुनौतियां जब भारत सरकार के सामने आई, तो स्वतंत्रता के पश्चात जब 1948 को जब स्वतंत्र हो गया था भारत, तो उसके पश्चात हमें यह महसूस हुआ कि शिक्षा हर प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है, जो आगे जाके शासन व्यवस्था और जो समाज के जो कार्य हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में बिना शिक्षा के वो संपन्न नहीं हो सकते। चाहे हम मेडिकल के क्षेत्र की बात करें या प्रौद्योगिकी की बात करें, या जो हमारी इंडस्ट्री लग रही है, जो अंतरिक्ष विज्ञान की बात करें या विज्ञान के क्षेत्र में बात करें, तो यहाँ पर क्या है, शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। हमें आधुनिक चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। वो चीज़ कब पैदा होगी, जब हम शिक्षित होंगे, जब हमें उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त होगा, तब जाके हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। ये चीज़ उत्पन्न होना और देश की परिकाष्ठा को बदलने का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास इसके अंतर्गत किया गया था। और जब भारत स्वतंत्र हो गया था, उसके पश्चात क्या हुआ, 1948 में राधा कृष्णन आयोग की गठन किया गया, जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो आज का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, 1952 में डॉक्टर मुताली आयोग की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। उसके पश्चात जब ये मुताली शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, उसके पश्चात 1964 को डॉक्टर कोठारी की अध्यक्षता में फिर शिक्षा आयोग का गठन किया गया। और केंद्र तथा राज्य सरकार के स्तर पर नई नई तकनीकों का और कई ऐसे विषयों पर समितियां बनी शिक्षा के क्षेत्र में और उनका गठन किया। यदि मैं बात करूं दोस्तों, 1968 से 1986 में राष्ट्रीय जो नीति, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस वर्ष घोषित हुई, और उसमें 1979 में यह तैयार होकर जो ड्राफ्ट, जो शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट तैयार हो गया, सरकार के सम्मुख से रखे गए और विद्वानों ने इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिसके अंतर्गत यदि मैं बात करूं शिक्षकों द्वारा और जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग थे, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, इन सभी लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उसके अंतर्गत और शिक्षा को सुदृढ़ बनाने का नए नए प्रयास किए गए। और जो भारत में यदि मैं बात करूं, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात हुआ था, क्योंकि उस समय उतनी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं दिया गया था। उतने जो उच्च पद थे, उस पदों में भारतीय को आश्रित नहीं किया जा रहा था। अब जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया था, उसके पश्चात ये था कि हमारे सामने तो एक चुनौती थी, शिक्षा को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। और शिक्षा के क्षेत्र में ही यदि मैं बात करूं, तो हमारे देश में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। एक शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा का उदय हुआ और सूर्य का उदय हुआ। और जो शिक्षा व्यवस्था से जो नई परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जो उसका जो अनेक जो प्रारूप बना, जिसका यह ड्राफ्ट बना, इसके अंतर्गत जो क्रांतिकारी जो परिवर्तन हुए दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में, वो अग्रणी रहे। और इस क्षेत्र के अंतर्गत केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ जो समन्वय स्थापित किया, तो शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए ये चीज़ें की गई थी। और जब यदि मैं बात करूं, इसके अंतर्गत जो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था, और साथ ही इसमें निःशुल्क शिक्षा का भी संकल्प इस शिक्षा नीति के अंतर्गत लिया गया, क्योंकि सभी कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जो शिक्षित ना हो, अनपढ़ कोई ना रहे। मेन उद्देश्य था कि सभी को शिक्षा मुहैया कराना इस शिक्षा नीति का मात्र एक उद्देश्य था। साथ ही यदि मैं बात करूं, जो विश्वविद्यालय शिक्षा के अंतर्गत क्या सुझाव होने चाहिए, इसके अंतर्गत एक जो महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ी गई थी, जो अतिरिक्त जो पिछड़े वर्ग है, जैसे पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, साथ ही महिलाओं की शिक्षा पर भी विशेष तौर पर इसके अंतर्गत जोर दिया गया। और यदि मैं बात करूं विश्वविद्यालय
आयोग की, जिसे हम राधा कृष्ण आयोग के नाम से भी जानते हैं, 1948 से 1949 के मध्य इस आयोग का गठन किया गया। उसके पश्चात जो हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1952 से 53 के मध्य इस आयोग का गठन किया गया। उसके पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसका गठन 1964 से 1966 तक इसका गठन किया गया। यदि मैं बात करूं, जो हमारी शिक्षा नीति घोषित हुई, जिसका ड्राफ्ट तैयार किया गया जो सभी देशवासियों के माध्यम से, जिसके अंतर्गत यदि राजनीतिक क्षेत्र की बात करूँ, प्रगतिशील क्षेत्र की बात करें, या जो वैज्ञानिक हैं, जो शिक्षक हैं, जो सामान्य जनता है, उन सभी लोगों से राय मशवरा लेके ये शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, ये ड्राफ्ट 1968 को प्रथम बार शिक्षा नीति को घोषित कर दिया गया हमारे देश में। यदि मैं बात करूं, 1986 में नवीन शिक्षा नीति को भी प्रस्तुत किया गया। इसके अंतर्गत दोस्तों कई संशोधन किए गए। यदि मैं बात करूं 1968 की, 1968 में जो शिक्षा नीति लागू कर दी गई थी, तो इसके अंतर्गत हमें देखने को ऐसे प्राप्त हुआ कि इसके अंतर्गत बहुत ढेर सारी खामियां हमें देखने को प्राप्त हुई, और इस खामी को दूर करने के लिए इसमें कई संशोधन किए गए। यदि जो ये संशोधन करने के पश्चात 1986 में नवीन शिक्षा नीति को लागू किया गया, और जो संशोधन थे उनको दूर किया गया। जो भी इसके अंदर, यदि मैं बात करूं, इसके अंतर्गत जो कतिपय जो संशोधन किए गए थे, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार का ये दायित्व बन जाता है। जैसे केंद्रीय शिक्षा की जो शिक्षा सलाहकार जो परिषद है, जिसको हम CABE के नाम से जो पुकारते हैं, जिसको हम केंद्रीय शिक्षा सलाहकार नीति जो कहते हैं, और जो समय समय पर जो शैक्षिक जो समस्याएं हैं उन पर विचार किया, उसमें एक समिति का गठन किया गया। समिति का गठन करने के पश्चात उन सदस्यों की इसके अंतर्गत नियुक्ति की गई। यदि मैं बात करूं, जो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद थी, जिसे हम NCERT के माध्यम से जो हम जानते हैं, जिसमें स्कूलों से संबंधित तथा विश्वविद्यालयों से जिसे UGC, और जिसमें शिक्षाविदों ने या शिक्षा शास्त्रियों ने या शिक्षकों की जो समय समय पर जो शैक्षिक क्षेत्र में जो सुधार किए गए वो अग्रणीय रहे। अब मैं बात करूं आपसे दोस्तों, जो भारत सरकार ने जो माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो गठन किया गया था, अब हम इन सभी चीज़ों से अपने टॉपिक में, जो मैंने इसका तो आपको जो बेसिक चीज़ें बताई, क्योंकि वो चीज़ आपको जल्दी याद रहेगी, इसलिए इतना बड़े वृत्तांत में आपको बताने की कोशिश की। अब आ जाते हैं हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1950 में डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में, किसकी, कभी क्वेश्चन आ जाता है इनका पूरा नाम क्या है, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, इसकी स्थापना की। यदि जो डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी जो मुदालियर थे, इनके ही नाम से मुदालियर आयोग का गठन किया गया, और आयोग ने जिसका जो पाठ्यक्रम है में जो विविधता लानी थी, और यदि मैं बात करूँ माध्यमिक स्तर की जो मध्यवर्ती जो स्तर जोड़ना था, यदि मैं स्नातक स्तर की बात करूं, जिसे मैं त्रिआयामी स्तरीय जो पाठ्यक्रम जो शुरू करने थे इत्यादियों की, इसके अंतर्गत क्या की थी, सिफारिशें इस माध्यमिक शिक्षा आयोग के अंतर्गत की गई। यदि मैं बात करूं माध्यमिक आयोग की जो संस्तुतियां थी, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें अमेंडमेंट की गई थी, उन पे हम आज आप चर्चाएं करेंगे। इसके अंतर्गत जो माध्यमिक शिक्षा आयोग को जो मुदालियर आयोग द्वारा जो ये सरकार को ये संस्तुतियाँ जो दी गई, उनके द्वारा जो ये कहा गया कि जो इसमें जो शिक्षा आयोग है, जो जिसमें यह कहें विश्वविद्यालय जो आयोग का जो गठन किया गया, उसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर थे, इन्होंने कुछ सुझाव दिए। एक तो ये कहा कि मध्यवर्ती स्तर की शिक्षा को इसके अंतर्गत जोड़ना चाहिए, तेज स्तरीय स्नातक की जो पाठ्यक्रम को शुरू करने इत्यादि की सुझाव इनके अंतर्गत दिए गए। अब मैं कहूँ माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो संस्तुतियाँ थी ना, इसके अंतर्गत जो इन्होंने कहा था कि
4 या 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा होनी चाहिए, जिसे हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, जिसे हमें निःशुल्क तौर पे जो दी जाती है। इसके अंतर्गत जब बच्चा 4 या 5 वर्ष की आयु में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करेगा, ठीक है। और सेकेंडरी शिक्षा को 2 भागों में इन्होंने विभाजित करने का सुझाव सरकार के सम्मुख से प्रस्तुत किया। जो ड्राफ्ट बनाया गया था, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अंतर्गत जो ड्राफ्ट बने थे, उसके अंतर्गत इन्होंने कहा था कि जो सेकेंडरी शिक्षा को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए, और साथ ही जो MCU के अंतर्गत यदि मैं कहूँ वस्तुनिष्ठ जो प्रशिक्षण पद्धति है को अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि विदेशों में ये देखा गया था जो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्ट जो क्वेश्चन है उन पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा था, ना कि थ्योरिकल पोर्शन पर उतना फोकस दिया जाता। इन्होंने यही बात इस ड्राफ्ट के अंतर्गत रखी कि भैया वस्तुनिष्ठ जो पद्धति है इसको भी हमें अपनाना चाहिए। साथ ही जो संख्यात्मक जो संख्या अंक देते हैं, उसके बजाय हम जो ग्रेडिंग सिस्टम जो आज हमारे सम्मुख से देखने को मिल रहे थे, आज क्या होता है, यदि मैं बात करूं CBSE बोर्ड के अंतर्गत अंक नहीं दिए जाते, उसमें मार्किंग ग्रेड दिए जाते हैं ABC के अकॉर्डिंग बच्चों को ग्रेड दिया जाता है, हम जिसे संकेतांक अंक के तौर पे हम जानते हैं, ये दिए जाते हैं। इन्होंने इस चीज़ को इस ड्राफ्ट के अंतर्गत अमेंडमेंट कराया। साथ ही इन्होंने ये कहा कि भैया जो इसके पॉइंट हैं, तो उन्होंने कहा कि जो उच्च शिक्षा तथा उच्चतर जो माध्यमिक शिक्षा के जो पाठ्यक्रम में एक मूल विषय को होना अनिवार्य है। आपने देखा है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं जो अनिवार्य तौर से लिए जाते हैं। जैसे मैं हिंदी कहूँ, हिंदी सभी के लिए कंपलसरी होता है, क्योंकि वो राष्ट्रीय भाषा के तौर पे भी उसे माना गया है। और जैसे गणित हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, और कला संगीत, ये ऐसे मूलभूत विषय बना दिएंगे जिन्हें लेना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूं यदि माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालिया शिक्षा आयोग के तौर पे जाना जाता है, इस आयोग में कुछ नियुक्तियों का उल्लेख भी किया गया है। जैसे कि यदि मैं बात करूं, इसके अंतर्गत कहा गया था कि जो भारत के जो तात्कालीन जो माध्यमिक शिक्षा की जो परिस्थिति है उसको अध्ययन करने के बाद उस पर प्रकाश डालना अनिवार्य हो गया था, उसमें प्रकाश डालना चाहिए। और जो दूसरा बिंदु, यदि मैं इसके साथ दूसरे बिंदु की चर्चा करूं, तो इसमें कहा गया था कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो उद्देश्य है वो विषय वस्तु के तौर पर उसे गठित करना चाहिए, विषय वस्तु भी होनी चाहिए। और यदि हम किसी पाठ को पाठ्यक्रम में जोड़ रहे हैं, वो सीधे उसका जो पाठ्यक्रम है उसमें उसको डिवाइडेड किया जाना चाहिए कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमें अमेंडमेंट करनी है, उनको किस प्रकार से प्रस्तुत करना है। ये चीज़ महत्वपूर्ण बन जाती है। इस आयोग के अंतर्गत, ये मुदाली आयोग है, इसके अंतर्गत इसको महत्वपूर्ण तरीके से इसको अमेंडमेंट करने का निर्णय इस आयोग द्वारा लिया गया। और साथ ही इन्होंने कहा तो विभिन्न जो विद्यालय हैं, जो माध्यमिक विद्यालय हैं, उसकी जो प्राथमिक जो संबंध हैं उनको विस्थापित करना चाहिए, उनको अच्छा बनाना चाहिए, उनको मजबूत बनाना चाहिए। और जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उनका निराकरण तत्काल करना चाहिए, क्योंकि यदि इन चीज़ों का जब निराकरण होगा ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी और अच्छी शिक्षा व्यवस्था की ओर हम अग्रसर होंगे। यदि मैं बात करूं माध्यमिक शिक्षा की जो प्राथमिक शिक्षा है, बेसिक शिक्षा, जो उच्च शिक्षा के संबंध में इन्होंने पाठ्यक्रम को जोड़ने का प्रस्ताव सरकार के सम्मुख से रखा, और साथ ही परिचय को भी इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया। और यदि मैं बात करूं थोड़ा सा और प्रकार से, इसमें गहराई से यदि हम जाएं, जब स्वतंत्र प्राप्ति हो गई थी हमें, तो उसके बाद जो भारतीयों के हृदय में देश के प्रति जो शीघ्र प्रगति के आशाएं जो व्याप्त थे, उसके समीप असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। और जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो हम लोगों के जहन में कहीं ना कहीं था कि हमारा देश एकदम प्रगति करे, एकदम ग्रोथ करेगा, और सभी को स्वरोजगार, रोजगार इत्यादि चीज़ों से होगा, और सब लोग धन संपन्न चीज़ें से होंगे। मगर साथ ही देश के सम्मुख से समस्याएं भी थी कि हम किस प्रकार से इसको आगे ले जाएं। जो नेताओं के सम्मुख से ये एक चुनौती बन गई थी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जो नेता लोग थे, उनके सम्मुख से चौमुखी जो समस्या का विकास के लिए जो बड़ा समस्या पैदा हो गई थी, जो सपने दिखाए गए थे, उसमें कहीं ना कहीं सरकार को परिवर्तन करने का अवसर प्राप्त हो गया था। और देश की जो
शिक्षा प्रगति का एक माध्यम माना जाता है। यदि हम देश की यदि प्रगति की बात करें, यदि उसकी विकास की बात करें, तो विकास का एक जो बड़ा माध्यम था वो शिक्षा माना जाता है। क्योंकि ये चीज़ तो स्वाभाविक है कि इस क्षेत्र में सरकार को उचित ध्यान देना चाहिए। शिक्षा के विकास के लिए जो विश्वविद्यालय आयोगों की जो संस्तुति आ चुकी थी, यदि मैं प्राथमिक क्षेत्र की बात करूं उसमें समीक्षाएं की जा रही थी, और जो माध्यमिक शिक्षा की यदि बात करूं तो इस प्रकार का गठन नहीं किया गया था इसके अंतर्गत कि इसके अंतर्गत कोई ऐसा बोर्ड गठित नहीं किया गया था जिसमें केंद्रीय शिक्षा आयोग ने जो भारतीय शिक्षा आयोग को जो सुझाव दिए माध्यमिक शिक्षा की जो पूर्ण चीज़ों की जो आवश्यकताएं थी उसके अनुरूप भारत सरकार ने इस जो सुझाव दिए गए थे इसको स्वीकारा, और भारत सरकार ने जो इस बोर्ड का जो सुझाव जो स्वीकार किया गया था वो जो सुझाव दिए गए थे जो उसको जो स्वीकार किया गया था वो 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के जो कुलपति रहे थे। अब एक चीज़ इसमें नोट कर लीजिएगा, जो मद्रास विश्वविद्यालय के जो कुलपति रहे 23 सितंबर 1950 को जो कुलपति रहे डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में क्या किया है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, और इनकी नियुक्ति इस आयोग के अंतर्गत की गई, और इन्हीं के नाम पे मुदालियर शिक्षा आयोग का गठन कर दिया गया। ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। सॉरी। और यदि मैं बात करूं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा की और इसके अंतर्गत क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और ये चीज़ें कई बार परीक्षाओं में आ जाती हैं कि ये माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत क्या समस्याएं उत्पन्न हुई। यदि मैं बात करूं, हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खेद का विषय हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया था कई दशकों के बाद भी माध्यमिक शिक्षा का जो लगभग जो कार्यकाल चल रहा था उतना वो संतोषजनक नहीं था, उसमें असंतोष की चीज़ें उत्पन्न हो रही थी। जो अंग्रेज सरकार में थी जो स्थिति, वही सरकार जो हमारा देश आज़ाद होने के पश्चात भी वही स्थिति जैसी की तस हमारे लिए अभी भी बनी हुई थी, और इस चीज़ को दूर करने के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग की समीक्षा के लिए जो देशवासियों द्वारा जो अधिकांश रूप से जो अनुरूप जो ड्राफ्ट बनाया गया था, जो सुझाव दिए गए थे माध्यमिक शिक्षा आयोग के लिए 1952 से 1953 में इस आयोग का गठन किया गया। ठीक है। जब इस चीज़ का गठन किया गया तो आयोग में सुधार से संबंधित जो बहुत से ऐसे सुझाव दिए गए, और ऐसे उपाय करने के लिए भी कुछ सुझाव दिए गए, और उसके पश्चात यदि मैं बात करूं 1964 से 1966 के जो मध्य का जो समय रहा, उसमें शिक्षा आयोग ने कहीं ऐसे सुधार के उपायों को बताया और उनको खोजा, और 1968 में जो ये चीज़ें जो सुझाव दिए गए थे, जो वो ड्राफ्ट के अंदर जो अमेंडमेंट किए जो सरकार द्वारा 1968 में जो हमारी जो नई शिक्षा नीति जो लागू की गई थी उसके अनुसार ये कहा गया था भैया 10+2 की जो शिक्षा पद्धति है जो लागू हुई उसको जो होना चाहिए वो 1975 में इस चीज़ की आरंभ हुआ, और 1986 में ये पुनः जो हमारा 10+2 की जो शिक्षा नीति रही, जो इसकी पद्धति रही, वो 1975 में आरंभ हुई, और 1986 में पुनः इसके जो अंग रहे ना, अंग के जो स्तर रहे उनकी समीक्षा के लिए इन चीज़ों की जो चीज़ें, मान लीजिए हम किसी चीज़ की यदि हम किसी चीज़ की गठन करें तो उसकी बड़ी पार्ट होने चाहिए और उसका जो पैनल होना चाहिए, इन चीज़ों का सभी अध्ययन किया जाता है, विस्तारपूर्वक उन चीज़ों पर दृष्टिकोणित किया जाता है, और जो शिक्षा को जो पुनः गठित करा जो 1986 में यदि मैं बात करूं तो पुनः से ये शिक्षा के जो सभी अंगों को के जो स्तर हैं उनकी समीक्षा के पश्चात नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दी गई, और उसमें जो अमेंडमेंट थे इनके अंतर्गत जो 1975 को जो रिलीज हुई थी जो शिक्षा नीति थी उसमें ऐसे कई संशोधन किए गए, उसमें कई अमेंडमेंट किए गए। उसके पश्चात 1986 को इस शिक्षा नीति को संपूर्ण भारत में, जिसे हम शिक्षा नीति के तौर पे माध्यमिक शिक्षा के तौर पर लागू कर दी गई, और इसके
अंतर्गत जो कार्य किए गए थे, उसके जो ढांचे बने गए थे, उसमें जो समस्याएं थी, जो पाठ्यक्रम की समस्याएं, व्यावसायिकीकरण की जो समस्याएं उत्पन्न होती, और जो समस्याएं जो शिक्षण विधियों को संचालित करने में जो समस्याएं आ रही थी, मान लीजिए किस प्रकार की समस्या आ रही थी, शिक्षण कराने की समस्या आ रही थी, शिक्षण विधियों में जो कमियां आ रही थी, जो उनका मूल्यांकन करने में जो कमी समस्याएं थी, और समानता की जो समस्याएं थी, जो पर्यवेक्षण की समस्याएं थी, जो निरीक्षण की समस्याएं थी, और जो गुणात्मक की जो समस्याएं थी, साथ ही इसके साथ जो शिक्षक लोग थे, उनकी जो प्रशिक्षण से संबंधित जो समस्याएं थी। और इसके अंतर्गत यदि मैं बात करूं, जो समुदाय जो सामंजस्य की जो स्थिति की जो समस्या उत्पन्न हो गई थी ना, पाठ्य और पुस्तकों के मध्य, इन समस्याओं को विस्तार समस्याओं के संगठन के तौर पर हमें क्या करना पड़ा, नियोजित गौर करके इनमें जो समस्याएं थी, यदि मैं बात करूं वित्तीय समस्याएं भी इसके अंतर्गत थी, माध्यमिक शिक्षकों के अंतर्गत ये समस्याएं, प्रशिक्षणों का उनको शिक्षण देने की समस्या उत्पन्न थी, और जो माध्यमिक स्कूलों की जो सुधार करने की आवश्यकता थी इसके अंतर्गत। और साथ ही दोस्तों, स्कूल में सुधार के लिए दीर्घकालीन क्या करना था, एक राष्ट्रीय व्यापक कार्यक्रमों का भी जो निःशुल्क रहे कि स्कूलों की स्थापना करने में जोर दिया गया था, छात्र संख्या में जोर दिया था, उनके प्रोत्साहन उनको मिलेगा इसकी करनी थी। और जो हमारी जो शिक्षा नीति जो हमने लागू की थी, उसमें क्या था, सर्वप्रथम यदि मैं बात करूं तो उसकी गुणवत्ता, जो शिक्षा की गुणवत्ता में जो सुधार के लिए जो कार्यक्रमों को अलग अलग पृष्ठभूमियों में जो हम निभा रहे थे, निभाने की जो चेष्टा कर रहे थे, और उसके अंतर्गत हमने क्या जोड़ दिया, रोजगार क्षमता को बढ़ाना, कुशल मानव की शक्ति की मांग को बढ़ाना, और ऐसे बहुत सी चीज़ें हमने इसके अंतर्गत अमेंडमेंट के प्रयोजन, उच्च शिक्षा, और काफ़ी चीज़ें इनके अंदर हमने लोगों को संग्रहित कर दिया। और जो इसके वैकल्पिक विषय थे, जो शिक्षा क्या, जो व्यवसायीकरण करना था, सर्वप्रथम यही चीज़ था कि शिक्षा का जो व्यवसायीकरण किया जाए, और उसको सर्व मंच पर, सार्वजनिक मंच पर, या सर्वधारण के तौर पे यदि मैं बात करूँ, जो एक मंच प्राप्त हुआ, जो शिक्षा को एक सही ट्रैक पर लाने के लिए, ये चीज़ों का एक बड़ा ही प्रतिरूप हमें देखने को मिला। इसके अंतर्गत जो जितने भी माध्यमिक शिक्षा की जो विस्तार है, मैं यदि बात करूँ, मैं निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा इसके अंतर्गत दिया जा रहा था, रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाया जाता है, और ऐसी संभावनाएं दी जा रही थी मान्यताओं के अंतर्गत, सुधार प्रशिक्षण की प्रणाली के अंतर्गत। और मैंने इससे पूर्व आपको बताया था, पिछड़े वर्गों को, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़े अल्पसंख्यकों को जो शारीरिक तौर से जो आवश्यकताओं की जो पूर्ति के लिए इनके क्या किया गया था, इनके समस्याओं का निराकरण किया गया था। और जो ये पिछड़े जाति के थे, इनको मुख्य धारा में प्रभावित करने के लिए इस आयोग का भी गठन किया गया था। और जो शिक्षा के जो समीकरण थे, जो शैक्षिक स्तर के जो समीकरण थे, जैसे व्यावसायिक शिक्षा के यदि बात करूं मैं, इसको एक रूप दिया जाना था। और साथ ही यदि मैं बात करूं, साथ ही इसके अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत क्या किया जा रहा था, देश की जो निवेश प्रणाली है उसको उजागर करना था। शिक्षा के जो शिक्षक थे, जो शिक्षा के जो पूर्व के दौरान जो उनको प्रशिक्षण, जैसे हम आज के डेट में जो बीएड करते हैं, तो स्कूलों में जो प्रशिक्षित शिक्षक जाए, और स्कूल में शिक्षा व्यवस्था का अच्छा हो, पुस्तकालय का निर्माण हो, जो दूर संचार के जो बेहतर उपाय हो, जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्या करना चाहिए था, विस्तार करना था, और अधिक हमें उसमें क्या करना, शक्ति अपनी झोंकनी थी, और अच्छी क्वालिटी को और अच्छी शिक्षा नीति को हमें लागू करना था। ये चीज़ इसके अंतर्गत हमें जोड़ दिया गया था। और यदि मैं बात करूं मुदालिर शिक्षा आयोग की, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में यदि मैं बात करूं, इसकी जो नीतियां थी, यदि मैं इसकी पहली नीति की यदि मैं बारे में बात करूं दोस्तों, तो माध्यमिक शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में इसको बनाया गया था। और इससे यदि मैं बात करूं, माध्यमिक स्तर को जो जोड़ा गया था इसके व्यावसायिकरण के अंतर्गत, वो 30% उच्च शिक्षा को भी और उच्च शिक्षा थी, तो माध्यमिक शिक्षा का जो स्तर था वो 50%, और उच्च शिक्षा को उच्चतम
जो उच्चतर जो शिक्षा है उसको 20% रखा गया था, और जो माध्यमिक शिक्षा को 50% के आसपास व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत इसे जोड़ा गया। साथ ही मैं यदि मैं बात करूं, अगले बिंदु की बात करूं आपसे दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा में ऐसे अवसरों की समानता पर बल दिया गया था। जो बल दिया गया था इसमें क्या गया था, अधिकांश छात्रों को इसके अंतर्गत छात्रवृत्ति दी जा रही थी। यदि कोई बच्चा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसके अच्छे प्रदर्शन को प्रदर्शित करने के लिए उसको प्रोत्साहन राशि के तौर पर छात्रवृत्ति दी जा रही थी। और इसी के अंतर्गत जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो छात्र थे उन्हें माध्यमिक शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना और उनको शिक्षा के विस्तार के लिए विशेष ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है कि वो लोग भी इस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत समृद्ध हो सके। और साथ ही दोस्तों, जो प्रतिभा के जो विकास के जो वास्तविक जो रूप के अंतर्गत इसको प्रयास किया गया जोड़ने का, तो इन्होंने क्या कहा कि अगले जो 20 वर्ष हैं, जो अगले 20 वर्षों के अंतर्गत जो माध्यमिक शिक्षा की जो संख्या को नियमित किया जाना था, और इसको जो बढ़ रही है इसकी जो संख्या, जो इसकी संख्यात्मकता चीज को जो बढ़ रही है, इसको हमने क्या करना था, बढ़ावा देना था 20 वर्ष के अंतर्गत। ठीक है। और जो 20 वर्ष की जो शिक्षा के अंतर्गत जो हमने इसको जोड़ा, तो उसमें हमें कई चीज़ें ऐसी देखने को प्राप्त हुई, जैसे कि जो माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं का प्रतिनिधित्व का होना, और जो अनपढ़ हैं, जो मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ना, और ऐसी योजनाओं बनाना जिसमें शिक्षा जो शिक्षा है, प्रशिक्षण प्रणाली है, उनको क्या किया, ऊंचा उठाना। इन चीज़ों में और योग्य छात्रों को शिक्षा के चुनाव में आगे बढ़ाना, अयोग्य शिक्षा जो अयोग्य छात्र है उसको योग्य बनाने का एक महत्वपूर्ण चुनौती हम लोगों के सम्मुख से उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, इस पे जोर दिया गया। और इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को क्या करना था, विस्तारित करना था। ऐसी योजनाएं बनानी थी जिसमें 10 वर्ष की अवधि के अंतर्गत इनको पूर्ण किया जाना था। इन कार्यों को संपन्न करके माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत इनको प्रत्येक जिले के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा को विस्थापित करना था। साथ ही यदि मैं बात करूं माध्यमिक विद्यालयों के लिए, और जो छात्रों को इसके अंतर्गत चुना जाना था, यदि यदि अगले टॉपिक में बात करूं, मैं अगले पॉइंट में यदि मैं जाऊं, तो ये कहा गया था इसके अंतर्गत जो स्कूली शिक्षा है, जो स्कूल में जो विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना है, और जो केंद्र सरकार द्वारा जो माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायिक के रूप में जो बनाने का जो एक उद्देश्य था, उसमें राज्य सरकार को भी विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा क्या दिया जा रहा था, अनुदान दिया जा रहा था। क्योंकि जब राज्य सरकार को अनुदान के तौर पे धनराशि दी जा रही थी, तो राज्य सरकार का दायित्व तो बनता था कि इसके अंतर्गत वो माध्यमिक शिक्षा को और बेहतर तरीके से स्थापित कर सके, और इसके अंतर्गत जो अच्छे छात्रों को, योग्य छात्रों को इसकी मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है। और चाहे मैं आर्ट सब्जेक्ट की बात करें, साइंस सब्जेक्ट की बात करें, कॉमर्स के सब्जेक्ट में, इनको इस सब्जेक्ट के मुख्य धारा में व्यवसायिक क्षेत्र में इसको जोड़ना था, उनको इस शिक्षा से लाभ प्राप्त करना था। ठीक है। और जो बालिकाओं की जो शिक्षा को विस्तार देने के लिए 20 वर्षों में महत्वपूर्ण ऐसे कदम उठाए जाएं, ये कहा गया था इसके अंतर्गत। और जो बालिकाओं के लिए जहाँ पर मांग पृथक तौर से क्या करना था, पृथक तौर से विद्यालयों की स्थापना की। और यदि मान लीजिए कोई बालिकाएं हैं, बालिकाओं के लिए विद्यालयों को दूर ना बना के उनके निकट विद्यालयों की स्थापना करनी थी, जिससे कि हमारी बेटियां सुरक्षित रहें और किसी प्रकार का उनके साथ दुष्कर्म ना हो। इसको मद्देनजर रखते हुए भी क्या किया गया था, जो मांग उठी थी विद्यालयों की स्थापना पर जो बल दिया गया था, और जो उनको आवास की जो सुविधा, इसके अंतर्गत क्या था, जो हॉस्टल की सुविधाओं भी जिसमें छात्र छात्राएं रह सके, ये सुविधाएं भी माध्यमिक शिक्षा व्यवसायीकरण के अंतर्गत क्या था, आवश्यकता के अनुरूप इसको आधुनिक तौर पर औद्योगिक समाज की जो आवश्यकता की जो मांग थी, यदि अधिकांश की तो जो पूर्ति के लिए यदि मैं बात करूं जो नगरों की अनुरूप, तो इनको विस्थापित कर दिया गया था। और जो इसको मुक्त शिक्षा के
धारा में जोड़ दिया गया था। और साथ ही यदि शिक्षा करना केवल एक आवश्यक अनिवार्य कर दिया गया था, अपितु यदि मैं ये अनिवार्य हो गया था, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये थोपा जा रहा था, फिर उसके बाद तो अनिवार्य कर ही दिया गया था सरकार द्वारा। जिस इसके अंतर्गत क्या करा, छात्रों को रोजगार प्राप्त करने के लिए उन्हें रोजगार कार्ड को बनाया जाने लगा, उनकी स्थापना करने जी ने। और इसके अंतर्गत उच्च कौशल निर्माण की व्यवस्था की गई, वो चीज़ें डेवलप की गई। और शिक्षा को एक महत्वपूर्ण, यदि मैं बात करूँ तो शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा का जो विशेष योगदान दिया गया था। और मैं यदि मैं बात करूँ इससे विपरीत, तो देश में जो बढ़ते हुए जो ग्राफ था पढ़े लिखों का, वो बेरोजगारी की जो दर थी हमारे देश में वो घटने लगी। और उसकी जो क्षमता थी, वो योग्यता का जो एक उच्च प्रयोग करने के लिए केवल ही मार्ग हम बचा था। और साथ ही शिक्षा को व्यवसायिक तौर पर उन्होंने लागू कर दिया। और जो हमारे जो देश में जो आवश्यकता थी जो पढ़े लिखे लोगों की, वो मांग पूरी हो रही थी। अब मैं कहूँ यदि मांग और पूर्ति का नियम यहाँ पर लगता था, जो इकोनॉमिक्स के जो छात्र होंगे इस चीज़ को समझ जाएंगे, ठीक है। यदि मांग बढ़ी तो पूर्ति भी बढ़नी आवश्यक है, यदि पूर्ति बढ़ी तो मांग बढ़ेगी, ये चीज़ें इसके अंतर्गत आई। और यदि मैं इसकी बात करूं, इस शिक्षा नीति के अंतर्गत इन चीज़ों को सम्मिलित किया गया। और इसके अंतर्गत जो बात किया गया, जो शिक्षा की जो संरचना का जो स्तर था, जो शिक्षा आयोग ने जो विद्यालय जो शिक्षा की जो नवीन जो रचना संख्यात्मक जो चीज़ें प्रस्तुत की थी, उसमें कहा गया था 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के जो पूर्ण विद्यालयी शिक्षा होनी चाहिए, 4 से 5 वर्ष में निम्न प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए, 3 वर्ष से की उम्र में उच्च प्राथमिक शिक्षा, 2 से 3 वर्ष में निम्न माध्यमिक शिक्षा, 2 वर्ष से की उच्च माध्यमिक शिक्षा का प्रावधान इसके अंतर्गत रखा गया। और ये चीज़ें जो हमारे शिक्षा नीति के अंतर्गत इन चीज़ों को जोड़ा गया। और इसके अंतर्गत सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यदि मैं बात करूं, निम्न प्राथमिक शिक्षा की बात करूं, उच्च प्राथमिक शिक्षा की बात, माध्यमिक शिक्षा की बात करूं, या विद्यालय शिक्षा की बात करूं, या यूजीसी शिक्षा की बात करूं, ये इसके अंतर्गत जोड़ा गया। मेन उद्देश्य यही चीज़ थी कि भैया प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा पर कितना बल दिया जाए। मेन उद्देश्य हमारा यही था कि जो माध्यमिक शिक्षा उसको किस प्रकार से जो लागू किया जाए, और सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी गई। और इसके अंतर्गत नई शिक्षा नीति को भी लागू कर दिया गया था। और जो सुझाव इस आयोग द्वारा दिए गए थे, मुदाली आयोग द्वारा जो दिए गए थे, ये महत्वपूर्ण है। अभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मुदाली आयोग की स्थापना कब हुई, ये आपको आना चाहिए। इसकी स्थापना 23 सितंबर 1952 को हुई। और जो इसके अध्यक्ष रहे, मुदाली आयोग के जो अध्यक्ष रहे, वो कौन थे, आपको इनका नाम पूरा होना, लक्ष्मी स्वामी मुदालियर इनके अध्यक्ष थे। इससे पूर्व यदि मैं कहूँ, ये लक्ष्मी स्वामी मुदालियर कहाँ के थे, तो इनकी नियुक्ति पहले कहाँ थी, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो मद्रास विश्वविद्यालय के ये उप कुलपति थे, जिनका नाम पूरा डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर थे। इन्हीं के नाम से माध्यमिक शिक्षा आयोग का नाम रखा गया, ठीक है, जिसे हम माध्यमिक शिक्षा भी कहते हैं। यदि मैं बात करूं माध्यमिक शिक्षा की, तो 1952 से 1953 में ये लागू हुआ था। और जो इसका गठन किया गया था, आयोग में जो सुधार संबंधी बहुत सुझाव इसके अकॉर्डिंग दिए गए थे। इसका जो मेन उद्देश्य था इस आयोग का गठन करने का, इसमें माध्यमिक शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए सुझाव दिए गए थे सभी माध्यमों से। और जो सुझाव दिए गए थे, उसके पश्चात जब जो शिक्षा आयोग का जो आयोग ने जो विचारों पर जो विचार किया, वो 1968 के अंतर्गत किया गया। जो नई शिक्षा नीति जब हमारे जो 10+2 की जो पद्धति चली गई थी, जो नई शिक्षा नीति लागू हुई थी 10+2 की, जो 75 में ये आरंभ हुई, तो वो 1986 में इसको पुनः क्या कहते हैं, सभी अंगों में तथा स्तर पर समीक्षा के पश्चात
जब नई जो शिक्षा नीति में जो संशोधन किए गए थे इस शिक्षा नीति के अंतर्गत, उसमें जो 1968 में जो लागू की थी उसमें कुछ खामियां थी। उनके जो दोस्त थे उनको दूर करने के लिए इस ड्राफ्ट में अमेंडमेंट किया जाना था। 10+2 की जो पद्धति थी, जो 75 के आरंभ से 86 में जो पुनः जो शिक्षा के जो सभी अंग थे, जो उसके जो स्तर थे, उनकी समीक्षा के पश्चात जो नई शिक्षा नीति लागू हुई थी 1986 में, उसका जो संपूर्ण ताना बाना जो बुना गया था वो माध्यमिक शिक्षा नीति के अंतर्गत गढ़ा गया था, जिसे हम लक्ष्मी स्वामी मुदालियर के नाम से जानते हैं। माध्यमिक शिक्षा ये महत्वपूर्ण है दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक शेयर, अपने दोस्तों को कमेंट भेजिए और उनको शेयर कीजिए, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।